हेलो, वेलकम टू ऑल। जैसा कि हम सब लोगों ने बातचीत करी थी कि हम लोग अगला जो चैप्टर होगा वो उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे। हमने आपको उत्तर प्रदेश का सिलेबस भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो उसके वीडियो थोड़े से लेट हो गए क्योंकि इधर उधर क्लास लगी थी और हेक्टिक शेड्यूल था थोड़ा सा। तो सीधे बातचीत करते हैं हम लोग कि चैप्टर का नाम क्या है हमारे। हम लोग चैप्टर का नाम है उत्तर प्रदेश। तो टॉपिक का नाम है हम लोगों का उत्तर प्रदेश, लेक्चर 1। इसके कम से कम 6 से 7 वीडियो आएंगे, है ना। और उत्तर प्रदेश की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी जानकारी हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की आज हम लोग 2 चीज़ों पर बात करेंगे। एक बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, पहला पॉइंट होगा। और फिर से बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु, है ना। तो आज हम लोग सिर्फ इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे, है ना। फिर अगला वीडियो आएगा, फिर उसमें हम लोग बात करेंगे वन की, फॉरेस्ट की, मिट्टी की, है ना, इन सब चीज़ों पर, वन्य जीव विहार की। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास ये है कि उत्तर प्रदेश का नामकरण, है ना। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश का नामकरण। तो अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात की जाए तो 1833, है ना, 1833 में, है ना, पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था भैया? बंगाल प्रेसिडेंसी। तो जब ये बंगाल प्रेसिडेंसी का पहले हिस्सा हुआ करता था, आगे चलकर 1833 में, है ना, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, आगरा प्रेसिडेंसी बना दिया गया, आगरा प्रेसिडेंसी बना दिया गया। और फिर आगे चलकर 1836 में, है ना, 1836 में इसको हमने नाम दिया था उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1836 में हमने इसको नाम दिया था उत्तर पश्चिमी प्रांत। और आगे चलकर 1877 में इसका हमने नाम धर दिया था, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। क्लियर? तो 1877 में हमने इसका नाम कर दिया था उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। आगे चलकर 1902 में हमने इसका नाम कर दिया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक। 1937 में हमने इसका नाम कर दिया संयुक्त प्रांत। और फिर 12 जनवरी 1950 को हमने इसका नाम कर दिया उत्तर प्रदेश। और फिर 26 जनवरी 1950 को ये एक गणतंत्र राज्य के रूप में हमारे पास प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का नामकरण। पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, आगे चलकर 1833 में इसका आगरा प्रेसिडेंसी को अलग कर दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी से। 1836 में इसका नाम धर दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1877 में इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। आगे चलकर 1902 में इसका नाम कर दिया गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत। 12 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल कर दिया गया उत्तर प्रदेश। और 26 जनवरी 1950 को हमें ये गणतंत्र रूप में प्राप्त हो गया। क्लियर? तो ये हो गया इसका नामकरण। अगर हम लोग बात करें अब राजधानी की, किसकी बात करें? राजधानी की। तो सबसे पहले हम लोग की 1858 तक, 1858 तक, है ना, हम लोगों की 1836 से लेकर 1858 तक हमारी राजधानी थी आगरा। फिर 1858 से लेकर, है ना, हम लोग की 1925 तक राजधानी रही है इलाहाबाद। और 1925 से अब तक हमारी राजधानी है लखनऊ, ठीक है ना। तो ज़रा सा एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो ये नामकरण हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम लोग। तो अगर हम राजधानी की बात करें, अगर हम किसकी बात करें भैया? राजधानी की बात करें तो राजधानी की हमने तीन आप बताई हैं, कैपिटल हमने आपको 3 बताई हैं। पहली, है ना, 1836 से लेकर 1858 तक, है ना, इसकी राजधानी हो गई क्या? आगरा, ठीक। 1858 से लेकर
1925, कहीं कहीं ये 1922 भी मिलता है, ठीक है ना। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको 1925 ही लगाना है, ठीक है। 1925 तक इसकी राजधानी रहेगी क्या, इलाहाबाद। क्या रहेगी भैया, इलाहाबाद। और 1925 से लेकर अब तक, वर्तमान तक, 1925 से लेकर अब तक इसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी राजधानी। तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी अभी, नामकरण और राजधानी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि बताइए भारत का क्षेत्रफल। अच्छा, भारत के क्षेत्रफल को जानने से पहले हम लोग ज़रा एक छोटी सी बात देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये है पृथ्वी, ठीक है ना। तो सभी लोगों को पता था कि पृथ्वी के, अब जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट नाम की जो थ्योरी है जो वैगनर ने दी थी, है ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो हम लोग को पता है कि पहले पानी पानी एक तरफ हुआ करता था और ज़मीन ज़मीन एक तरफ हुआ करती थी। तो मान लिया ये है पहला महाद्वीप जिसका नाम है पैंजिया, है ना, और ये पहला महासागर जिसका नाम है पैंथालॉस, पैंथालॉस, है ना। तो दुनिया का पहला महाद्वीप हो गया पैंजिया और दुनिया का पहला महासागर हो गया पैंथालॉस, है ना। किसने ये थ्योरी दी है, महाद्वीपीय विस्थापन की वेगनर महोदय ने दी है। किसने दी है भैया, वेगनर महोदय ने बताया, है ना, कि पहले कुछ इस प्रकार से हुआ होता, है ना, सारे कॉन्टिनेंट एक तरफ थे और सारे ओशियन एक तरफ हुआ करते थे। अगला पार्ट क्या हुआ, अगला पार्ट ये हो गया कि सब धीमे धीमे अलग हुए। जब धीमे धीमे सब लोग अलग हुए तो हमने इसको ऐसा कर दिया, क्लियर। तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं अंगारा लैंड या लॉरेशिया, इसे कहते हैं अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया, है ना। और जो नीचे वाला पार्ट है इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं भैया, गोंडवाना लैंड। तो जो पहले इंडिया हुआ करता था, जो पहले इंडिया था वो कहीं ना कहीं पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास हुआ करता था और फिर धीमे धीमे ये ऊपर की ओर बढ़ा और ये कहाँ पहुँच गया, गोंडवाना लैंड पहुँच गया। लेकिन जो भारत में जो चीज़ें पाई जाएंगी वो सब किस लैंड की होंगी, गोंडवाना लैंड की होंगी, ठीक है ना। तो ये अंगारा लैंड हो गया और गोंडवाना लैंड हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए भूगर्भिक दृष्टि से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस लैंड का पार्ट है, तो हम लोग अंगारा लैंड ना लगा के क्या लगाते हैं, गोंडवाना लैंड लगाते हैं, ठीक है ना। तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का ही पार्ट माना जाता है। और जो इसका दक्षिण वाला भाग है ना, जो दक्षिण वाला पार्ट में दो पॉइंट आएंगे, एक बुंदेलखंड और दूसरा बघेलखंड वाला पार्ट। बुंदेलखंड में जैसे आपको पता है हमीरपुर वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला पार्ट आएगा। इतनी कोई समस्या नहीं। तो अगर इसको देखा जाए भौगोलिक क्षेत्रफल में तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, पैंजिया महाद्वीप, पैंथालॉस महासागर, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अच्छा, एक छोटी सी बात करते हैं ज्योग्राफी की। जरा हमें ये बताओ कि न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी किसके समान है, नारंगी के समान है, ऑरेंज। न्यूटन ने बताया, ना से न्यूटन ना से नारंगी, न्यूटन ने बताया पृथ्वी नारंगी के समान है। आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूम रही है। तो आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी कैसी है बेटा, गोल है। तो आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी गोल है, न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। कोई कहता है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की आकृति क्या है ना। तो अच्छा, एक और बात समझिए, जैसे ये मान लीजिए कि बहुत समस्या वाली बात थी पृथ्वी का मानचित्र बनाना। इस समय तो वर्तमान में सैटेलाइट है, सैटेलाइट हल्का सा ऊपर उठाया और जो भी कैप्चर करना है कैप्चर कर लिया। किसी भी सैटेलाइट से किसी भी प्लैनेट का चित्र हम आराम से देख सकते हैं। लेकिन पहले जो चित्र बनाए गए वो बिना सैटेलाइट से बनाए गए और वर्तमान में बताया गया जो पहले चित्र बनाए गए थे वो बिल्कुल वर्तमान जैसे हैं, है ना। तो अगर हम आपसे पूछे कि पृथ्वी का मानचित्र किसने बनाया, तो पृथ्वी का मानचित्र बनाया था एनेक्सिमेंडर ने। किसने बनाया था, एनेक्सिमेंडर ने, एनेक्सिमेंडर ने। तो पृथ्वी का मानचित्र बनाया था एनेक्सिमेंडर ने। भारत का मानचित्र बनाया था एनविले ने। किसने, एनविले ने। तो भारत का मानचित्र कहते हैं, भारत का मानचित्र, भारत की लंबाई तय करने के लिए एक जंजीर बनवाई गई थी, है ना। और जितनी लंबाई थी
भारत की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम उतने ही लोगों की मृत्यु हुई थी, क्योंकि अगर खाई भी होती थी तो लोगों को जंजीर के सहारे उस खाई में उतरकर आगे बढ़ना होता था, जिससे कई सारे लोग मर गए थे। वर्तमान में सैटेलाइट आ गया है, हल्का से उठाया और बता दिया भारत का मानचित्र कैसा है। तो भारत का मानचित्र बनाया था एनविले ने और पृथ्वी का मानचित्र बनाया था एनेक्सीमेंडर ने। अब क्वेश्चन ये है कि इस भारत के मानचित्र को इस पृथ्वी के मानचित्र में लगाया किसने, और बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। तो इस भारत के मानचित्र को पृथ्वी के मानचित्र में लगाने का श्रेय जाता है टॉलमी को। किसको जाता है भैया? टॉलमी को। ये टॉलमी ने क्या दिया था? टॉलमी ने बताया था व्हाट इज यूनिवर्स थ्योरी, तो ब्रह्मांड सिद्धांत, ठीक है। तो ब्रह्मांड सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? टॉलमी ने दिया था। भारत का मानचित्र किसने बनाया था? एनविले ने बनाया था। पृथ्वी का मानचित्र किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर ने बनाया। भारत के मानचित्र को पृथ्वी के मानचित्र में किसने लगाया? तो टॉलमी ने लगाया। टॉलमी ने क्या दी थी? यूनिवर्स थ्योरी दी थी, ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया था। इतने में कोई समस्या? तो अगर कोई कहता है पृथ्वी नारंगी के समान है, कोई कहता है गोल है, कोई कहता है ध्रुवों पर चपटी है, तो आखिर वर्तमान में बताया जाए कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी की आकृति आपको लगानी है जियोड, जो ऐसे बन रहा है, जियो है ना, और ऑड। तो जियो मतलब हो गया पृथ्वी और आड मतलब हो गया विषम। विषम क्यों? क्योंकि जिसको जो मन में आ रहा है वो अपना कह रहा है, तो अब इसको दोनों को मिलाकर कर दिया गया जियोड, है ना। हिंदी में कहते हैं लक्षवाब। क्या कहते हैं? लक्षवाब, क्योंकि जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, है ना। तो सभी की बातें सही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का जो आकृति है, शेप है, वो कैसी है? जियोड या लक्षवाब है, इसको याद रखिएगा, है ना। तो अब आते हैं भारत के क्षेत्रफल पर। तो बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन कभी कभी इसका आंसर 263 ना आकर आता है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। तो हमको दोनों पॉइंट याद रखने हैं, है ना, कि पेपर में कौन सा आ जाता है। हाँ, आपको जो पॉइंट का भी रेशियो है वो भी इधर से उधर नहीं करना है। जैसे कि आपसे पूछ दे कि बताइए भारत में वनों का क्षेत्रफल, तो 20.54, 21.54, हाँ, हल्का सा पॉइंट में गड़बड़ हो गई तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, आंसर है जो गलत हो जाएगा। इसको रफ कर देते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आपके मन में आ गया होगा आंसर। तो अगर हम बात करें कि भारत का क्षेत्रफल, है ना, अगर बात करा जाए कि भारत का क्षेत्रफल बताइए, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है भैया? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? कभी कभी आंसर क्या आता है? 32,87,240 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो आपको दोनों याद रखना है। अगर हम ये दूसरा वाला याद रख लें तो है ना, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। अब हमको देखना है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, है ना। अब हमको देखना है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है ये 240 चुरा लो, 240,980 वर्ग किलोमीटर, याद हो गया। तो इसमें से हमने 240 चुरा लिया और 240 पहले लिख दिया और 980 बाद में लिख दिया, तो 240,980 वर्ग किलोमीटर, है ना। अगर हम बात करें कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए, है ना, तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है कितनी बताइए? 3,214 किलोमीटर। अगर कह दिया जाए भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताइए, तो 2,933 किलोमीटर, है ना। तो ये भारत की हो गई। अगर इसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए, तो उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर। कुछ समझ में आया? 240, 240 और 240, है कि नहीं। तो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई हो गई 240 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो गई 650 किलोमीटर। कितनी हो गई? 650 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत का क्षेत्रफल और भारत की उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण की लंबाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए। अब बात करते हैं कि
उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं और ये सब। तो उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश में ज़िलों की संख्या है 75। कितनी है, 75। अगला क्वेश्चन है, जो उत्तर प्रदेश में जो ज़िले हैं वो किसी न किसी राज्यों को छूते होंगे। तो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है ना। तो 8 + 1, तो 8 हो गए राज्य और 1 हो गया यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 हो गए राज्य और 1 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। तो जरा देख लेते हैं इसको कि कौन कौन छूता है राज्य, है ना। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर में 2 राज्य हैं हमारे पास, एक है उत्तराखंड जो हमी से अलग हुआ था और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर में 2 राज्य हो गए, है ना। इधर साइड थोड़ा सा आ जाते हैं, इधर साइड हमारे पास 3 राज्य होंगे, एक है हरियाणा, है ना। हरियाणा के नीचे क्या पड़ जाएगा, दिल्ली, छूता हुआ उसको, है ना। और इधर साइड अगर देख लिया जाए तो राजस्थान पड़ जाएगा, है ना। अगर दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में हमारे पास है मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक, यहाँ पूर्व में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में है बिहार और बिहार से कौन अलग हुआ था, झारखंड अलग हुआ था। क्लियर। तो पूर्व में हो गया बिहार झारखंड, दक्षिण में हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम में हो गया राजस्थान दिल्ली और हरियाणा और उत्तर में हो गया उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 6 3 9, जिसमें एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन ये है कि बिहार कितने उत्तर प्रदेश के जिलों को छूता है। तो बिहार उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को छूता है। ठीक, झारखंड 1 जिले को छूता है, मध्य प्रदेश 11 जिलों को छूता है, छत्तीसगढ़ 1 जिले को छूता है कि नहीं, राजस्थान 2 जिलों को छूता है, दिल्ली 2 जिलों को छूता है, हरियाणा 6 जिलों को छूता है ना, उत्तराखंड 7 जिलों को छूता है, हिमाचल प्रदेश 1 जिले को छूता है। समझ में आ गया होगा। तो सबसे उत्तराखंड 7 को छूता है, बिहार 7 को छूता है। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ एक देश के साथ बनती है, वो है नेपाल। कौन है, नेपाल। तो उत्तर प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल से छूती है और नेपाल कितने राज्यों को, कितने जिलों को छूते हुए निकलता है, तो 7 जिलों को ये भी छूता है। समझ में आ गया। जैसे अगर हम पूर्व की तरफ देखें तो सबसे लास्ट में होता है महाराजगंज और अगर पश्चिम तरफ आए तो पड़ता है पीलीभीत, है ना। तो नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल में पूर्वी जिला और वो पश्चिमी जिला पूछेगा तो पूर्वी जिला हो गया महाराजगंज और अगर पश्चिम जिला पूछता है तो पश्चिम जिले में हो गया पीलीभीत, जिसको अभी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है ना। तो नेपाल में 2 पॉइंट हो गए हमारे कि पूर्वी जिला कौन सा जो छूता है, जज करता है, महाराजगंज, और नेपाल का जो पश्चिमी जिला है कौन सा है, वो पीलीभीत है ना। राजस्थान से 2 जिले आपको याद रखने हैं, पहला हो गया आगरा और दूसरा हो गया मथुरा, आगरा और मथुरा। तो राजस्थान से 2 जिले छूते हैं, एक आगरा और दूसरा मथुरा, है ना। दिल्ली से हमने आपको 2 जिले बताए हैं, है ना। पहला हो गया गाजियाबाद और दूसरा हो गया गौतम बुद्ध नगर। तो दिल्ली को 2 हो गए, एक होगा गाजियाबाद और एक हो गया गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। तो दिल्ली को ये 2 जिले छू गए, है ना, एक गाजियाबाद और दूसरा गौतम बुद्ध नगर। इतने में कोई समस्या है हमारे पास नहीं है ना। तो उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र था कौन सा, उत्तराखंड, है ना। 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, तो इसको रफ कर देते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, बताओ। तो अगर हम बताया जाए कि बताइए इसके साथ 7 है, ये 1 है, ये 7 है, ये 11 है ना। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और सबसे छोटी सीमा तो हम लगाएंगे हिमाचल प्रदेश, है ना। तो अगर हम आपसे पूछते हैं जरा बताइए, लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम आपसे पूछते हैं जरा बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा,
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ है ना। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश के साथ है। हिमाचल प्रदेश के साथ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश ने अभी अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया है, किसको? धर्मशाला को। किसको? धर्मशाला को। क्लियर? तो फर्स्ट कैपिटल हो गई और इधर सेकंड कैपिटल हो गई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे लंबी सीमा हमको पता चल गई, सबसे छोटी सीमा पता चल गई। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। जरा जिलों की बात कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। जिलों की बात कर लेते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की बात की जाए, है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 72 + 3, क्योंकि जो 3 जिले हैं वो बाद में ऐड हुए हैं। कब ऐड हुए? 28 सितंबर 2011 को ऐड हुए। 28 सितंबर 2011 को 3 जिले ऐड हुए, है ना। कौन कौन सा? हापुड़, शामली और संभल। हापुड़, शामली और संभल। हापुड़ किससे अलग हुआ है? गाजियाबाद से अलग हुआ है। शामली किससे अलग हुआ है? मुजफ्फरनगर से अलग हुआ है, दिल्ली के आसपास। मुजफ्फरनगर से अलग हुआ है। संभल किससे अलग हुआ है ना? मुरादाबाद और बदायूं से अलग हुआ है। बदायूं में सबसे लंबे समय तक गंगा बहती है ना। तो बदायूं और मुरादाबाद से अलग हुआ है। मुरादाबाद के बगल में है रामपुर। क्या है? मुरादाबाद के बगल में क्या है? रामपुर। तो मुरादाबाद के बगल में है रामपुर और नाम है रामपुर, लेकिन उत्तर प्रदेश के कम से कम 50% मुस्लिम, है ना, यूपी के 50% मुस्लिम जो क्षेत्र है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, उस जगह का नाम भी क्या है? रामपुर, है ना। तो सर्वाधिक मुस्लिम उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं? तो रामपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो कम से कम 50% मुस्लिम जो आबादी है वो कहाँ रहती है? रामपुर में रहती है। नाम रामपुर और रहते कौन है? मुसलमान, है ना। तो इससे आपको याद हो जाएगा। मुरादाबाद पीतल नगरी। मुरादाबाद क्या है? पीतल नगरी है। तो यहाँ पर पीतल के लिए प्रसिद्ध है कौन? मुरादाबाद, है ना। तो मुरादाबाद पीतल नगरी है और रामपुर उसके बगल में है। 50% मुस्लिम यहीं पर रहते हैं। रामपुर सुना होगा, रामपुरी है मेरे पास, है ना। रामपुरी का मतलब क्या है? चाकू। क्लियर? तो चाकू नगरी, है ना। रामपुर के लिए क्या प्रसिद्ध है? चाकू प्रसिद्ध है। तो चाकू नगरी क्या हो गई? रामपुर हो गई। चलो इस पर हम लोग चर्चा बाद में करते रहेंगे। तो हापुड़, शामली और संभल। तो शामली अलग हुआ मुजफ्फरनगर से। तो शामली से क्वेश्चन है। शामली से क्वेश्चन क्या है कि हम लोग के प्रांत होते हैं, जैसे प्रकार से NCR, CR, NER ऐसे करके होता है ना। तो लोग नॉर्थ सेंट्रल रीजनल में आते हैं, है ना। तो NCR दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र है, NCR में, है ना, भारत के उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए, है ना। जरा चेक करते हैं। पहला तो गाजियाबाद है, और गाजियाबाद है तो गौतम बुद्ध नगर होगा ही होगा। गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, है ना। अगर गाजियाबाद है तो हापुड़ तो होगा ही होगा। गाजियाबाद है तो हापुड़ तो होगा ही होगा, है ना। मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। क्या हो गया? मुजफ्फरनगर हो गया, है कि नहीं। तो 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, और अभी हाल ही में शामिल हुआ कौन सा? शामली। हाल ही में कौन शामिल हुआ है? शामली, है ना। तो NCR में टोटल 8 जिले हैं। कितने हैं भैया? 8 जिले हैं, जिनमें से हमने आपको कितने लिख दिए हैं? 7 लिख दिए हैं। गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, है ना, और शामली। शामली को हाल ही में शामिल किया गया है। हाल ही में शामिल किया गया है। थोड़ा सा काम आप लोग भी करो। NCR में 8 जिले शामिल किए गए हैं, तो हमने आपको यहाँ पर 7 लिखे हैं और एक करंट अफेयर क्वेश्चन बता दिया। तो अब आपको बतवाना है कि 8वां जिला कौन? कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट में लिख दीजिएगा कि 8वां जिला कौन सा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिला देखते हैं भैया। पूर्व जिला, पश्चिम जिला, उत्तर जिला और दक्षिणी जिला। तो अगर हम देखा जाए कि पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया,
भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश के बलिया में पहली पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी, किसके द्वारा? चित्तू पांडेय द्वारा। किसके द्वारा? चित्तू पांडेय द्वारा, है ना। तो ये हो गया बलिया। पश्चिम में हो गया शामली, पश्चिम में क्या हो गया? शामली। उत्तर में हो गया सहारनपुर, उत्तर में क्या हो गया? सहारनपुर। और दक्षिण में हो गया सोनभद्र, दक्षिण में क्या हो गया? सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला। इस बार के समीक्षा अधिकारी 2017 के पेपर में आया, 17 के पेपर में क्या आया कि बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। सोनभद्र 4 राज्यों को छूता है, तो सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला जिला कौन सा हो गया? सोनभद्र हो गया। सहारनपुर 3 राज्यों को छूता है ना। कौन कौन से? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और हरियाणा हो गया। हिमाचल प्रदेश हो गया और हरियाणा हो गया। इधर सोनभद्र 2 राज्य याद कर लीजिए, एक है मध्य प्रदेश, है ना, और एक है बिहार। अगर ये 2 याद है तो 2 और याद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग हुआ था झारखंड। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो सोनभद्र 4 राज्यों को टच करता है, सर्वाधिक राज्यों 4 राज्यों को टच करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। क्लियर। और सोनभद्र में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल में आगे कौन है? सोनभद्र है। ठीक है, इतने में कोई समस्या होगी? इतने में कोई समस्या नहीं है हमारे पास। सहारनपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बात समझ आ रही? तो उत्तराखंड हमारे पास कैसे लग हुआ था? उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को, है ना, 13 जिलों को काटकर अलग कर दिया गया था। कितने जिलों काटकर? 13 जिलों काटकर उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। तो पहले उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक जो दशा है, जो इसको बांटते हैं 4 भागों में, तो पहला होता था पर्वतीय क्षेत्र, फिर होता था भाबर और तराई का क्षेत्र, है ना, फिर हमारे पास आता था गंगा यमुना का मैदान, और फिर लास्ट में आता था दक्षिणी भाग। बात समझ आ रही है? फिर आता था दक्षिणी भाग जो विंध्याचल पर्वत के आसपास वाला क्षेत्र है। फिर इसको देखते हैं, तो उत्तराखंड वाला जो पर्वतीय क्षेत्र था, उत्तराखंड के चले जाने से हमारा पर्वतीय क्षेत्र भी चला गया। तो अब हमारे पास से 3 भाग कर सकते हैं, इसको हम भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन उत्तर प्रदेश का 3 भागों में कर सकते हैं। जरा देखते हैं किस किस भागों में। तो जो यूपी का डिवीज़न है इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे, है ना, पहला पढ़ेंगे हम लोग भाबर प्लस तराई का क्षेत्र। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान। और तीसरा पढ़ेंगे दक्षिणी पठार, दक्षिणी पठार, है ना, दक्षिणी पठार। तो इसको 3 भाग में कर लेते हैं, है ना। तो पहला भाबर तराई का क्षेत्र, दूसरा गंगा यमुना का मैदान और तीसरा दक्षिणी पठार। तो देखो, जैसे मान लिया कि ये उत्तर प्रदेश का हल्का सा ऐसा मानचित्र है, समझ में आ गया। तो अगर ये देख लिया जाए, तो इसको देखा जाए तो ये हो गया सहारनपुर, बिजनौर। बात समझ आ रही है? तो ये अगर ऐसे चला जाए तो ये हो गया पीलीभीत, बगल में लखीमपुर खीरी, है ना। तो सहारनपुर से लेकर यहाँ लखीमपुर खीरी तक का जो क्षेत्र है ना, शाहजहांबाद, है ना, तो इधर से लेकर सहारनपुर से लेकर जो लखीमपुर खीरी तक का क्षेत्र है, यहाँ पर ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। तो अगर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाएंगे, तो जब इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाएंगे तो ऐसे धरे होंगे, तो जो नदियाँ वहाँ से बहेंगी, तो नदियाँ क्या वो पत्थर के ऊपर से बहेंगी? नहीं, नदियों जो होंगी वो पत्थर के बीच में से नीचे नीचे करके निकल जाएंगी। समझ में आ गया? तो भाबर का जो क्षेत्र है ना, जो भाबर का क्षेत्र है, यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। लेकिन जब जैसे ये इधर वाले पार्ट में आती हैं, है ना, गोरखपुर से लेकर देवरिया से लेकर कुशीनगर से लेकर ये वाला जो पार्ट है, इसे कहते हैं तराई क्षेत्र, इसे कहते हैं तराई क्षेत्र, इसे कहते हैं भाबर क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र क्या हो गया? हल्के हल्के महीन महीन कण होते हैं मिट्टी के, है ना, तो यहाँ पर नदियाँ ऊपर उठ के चली जाती हैं और यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, है ना। तो ये हो गया भाबर का क्षेत्र और ये हो गया तराई का क्षेत्र। कोई समस्या नहीं, इतने कोई दिक्कत है नहीं। अगला होता है गंगा यमुना का मैदान। तो ये वाला जो पार्ट होगा इधर वाला, तो ये हो गया गंगा यमुना का मैदान हो गया, इधर वाला पार्ट, है ना। आप जो देखते हैं गंगा यमुना का मैदान जो है, अगर इसकी देखा जाए कि समुद्र से स्थलीय ऊंचाई कितनी है, तो इसकी समुद्र से स्थलीय ऊंचाई है 300 मीटर। कितनी है?
300 मीटर, ठीक है ना। हालांकि इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी गंगा यमुना मैदान की 300 मीटर है। अब जो ये नीचे वाला पार्ट है, इधर वाला ललितपुर वाला जो क्षेत्र है, अच्छा ललितपुर से एक क्वेश्चन याद आया कि जो ललितपुर है, पहली बात तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो क्या लगाएंगे, ललितपुर लगाएंगे। जिस प्रकार से बांग्लादेश, हमारा एक राज्य है त्रिपुरा, बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे है, बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे है ना। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है, जो जिला है ना, इसको मध्य प्रदेश 3 ओर से घेरे है। तो मध्य प्रदेश के 3 ओर से घिरा जिला कौन सा हो गया, ललितपुर हो गया, याद रखिएगा। अब ये जो वाला जो दक्षिण वाला भाग है, इसको अलग कैसे करते हैं जरा सा ये देखिएगा, है ना। तो गंगा यमुना मैदान में आपको बता दिया, भाबर क्षेत्र बता दिया, तराई क्षेत्र बता दिया, है ना। तो आप जरा दक्षिण वाला भाग देखिएगा जरा सा कि हम अलग कैसे करते हैं दक्षिण वाले क्षेत्र को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो दक्षिण भाग है, जो दक्षिण प्रदेश है ना, इसको दक्कन का पठार का एक भाग कहते हैं। दक्कन पठार का एक भाग कहते हैं, जो कि किसका बना हुआ है, जो कि नीच चट्टानों से बना हुआ है और नदियों द्वारा निक्षेपित है ना। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियां जो है, नदियों द्वारा निक्षेपित, है ना, चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, जो धीमे धीमे इकट्ठा हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ी सी चट्टानें बनाती हैं। तो जो दक्षिण का प्रदेश है ना, इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में, इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। और चट्टानें कैसे प्रकार की हैं, निच चट्टानें। जैसे मान लो कि अगर हम इसको ऐसे देखा जाए, है ना, तो ये उत्तर में हो गया गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण में इसके बाद शुरू हो जाएगा विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां, पूर्व में हो जाएगी केन नदी और पश्चिम हो जाएगी बेतवा या फिर पाहुज नदियां। तो पेपर में आता है, बताइए उत्तर प्रदेश के दक्षिण प्रदेश को, है ना, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण भाग है इसकी उत्तरी सीमा क्या है, दक्षिणी सीमा क्या है, पूर्वी सीमा क्या है और पश्चिमी सीमा क्या है ना। तो हमने बताया कि जो पूर्वी सीमा है वो कौन निर्धारित करती है, केन नदी, क्लियर। जो उत्तरी सीमा कौन निर्धारित करती है, गंगा और यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान। दक्षिण में क्या हो गया, विंध्य श्रेणी, और पश्चिम में क्या हो गया, बेतवा और पाहुज नदियां, बेतवा और पाहुज नदियां। ये बेतवा वही है जिस पर माता टीला बांध बना है, कौन सा बांध बना है, माता टीला बांध बना है ना। हम आपको बांध पढ़ाएंगे ज़्यादा मात्रा में, है ना, वो हल्का हल्का हम आपको बताते चलते हैं ताकि आपको कुछ भी नया ना लगे। और जब हम आपसे पूछे माता टीला बांध किस नदी पर बना है तो आप बता पाओ आसानी से, किस नदी पर, बताइए, बेतवा नदी पर, है ना। तो ये हो गया गंगा, ये हो गया दक्षिण भाग का क्षेत्र, क्लियर। अभी दक्षिण भाग का क्षेत्र हमने इस प्रकार से पढ़ लिया और हमने आपको ये बता दिया। तो दक्षिण भाग में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक बुंदेलखंड और दूसरा बघेलखंड। बघेलखंड एमपी का ज़्यादातर भाग है, ठीक है ना, बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड में कम वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर एक चलास नाम की घास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ना। तो पेपर में आएगा कि बताइए चलास नाम की घास सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है ना। बघेलखंड में शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं, शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं, है ना। शंक्वाकार, जैसे मोरंग देखी होगी आपने, बालूज में जो पत्थर होते हैं टीले ऐसे शंक्वाकार प्रकार के, है ना। तो बघेलखंड शंक्वाकार टीले के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बुंदेलखंड चलास नाम की घास के लिए प्रसिद्ध है। इसको याद रखिएगा, बात समझ आ रही है। चलो इसको रफ कर देते हैं। अच्छा बुंदेलखंड की, अच्छा बघेलखंड की जो प्रमुख नदी है उसका नाम है सोन। बघेलखंड की जो प्रमुख नदी है उसका नाम क्या है, सोन। अगर हम बात की जाए दक्षिण प्रदेश में कौन कौन की प्रमुख नदियां हैं, है ना, तो केन हो गई, सोन हो गई, टोंस हो गई, बेतवा हो गई। बात समझ आ रही है। तो केन, सोन, टोंस और बेतवा ये हो गए दक्षिण प्रदेश की प्रमुख नदियां। जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग है उसकी ये इतनी प्रमुख नदियां हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की, जलवायु की। अगर हम लोग जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय है ना, सब ट्रॉपिकल। लेकिन जो उसकी मानसून जलवायु है ना,
जैसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु बताइए किस श्रेणी में रखा गया है, तो उत्तर प्रदेश की अगर जलवायु श्रेणी आपसे पूछता है कि बताइए उत्तर प्रदेश को जलवायु की दृष्टि से किस श्रेणी में रखा गया है, तो हम लोग मानते हैं उपोष्णकटिबंधीय। जैसा हम आपको बताएंगे बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है और वैसे ही आपको पेपर करना है। क्लियर। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है ना, जो किस दृष्टि से रखा गया है, उपोष्णकटिबंधीय रखा गया है। लेकिन अगर वो कह दे कि बताइए जलवायु मानसून, क्वेश्चन बदल गया। अगर वो आपसे कह दे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस मानसून प्रकार की है ना, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु किस मानसून प्रकार की है, तो आपको लगाना है उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय, है ना। तो अब देखा जाएगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने जलवायु प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो आंसर लगाएंगे 9। कितने हैं? 9। तो कुल जलवायु क्षेत्र कितने हो गए? 9 हो गए। अब जरा सा जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पे 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और दूसरा हमारे पास होगा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो ये हमने 2 प्रकार की कर दी, है ना। तो ये जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है ना, ये 2 वाले पार्ट में है। पहला है तराई क्षेत्र और दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, है ना। तो जो गाजीपुर, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, ये जो वाला पार्ट है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, और जो तराई वाला क्षेत्र हमने आपको बताया था ये हो गया। तो इन दोनों क्षेत्रों को मिला दिया जाए तो हमारे पास कैसा प्रदेश होता है? आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। और साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी वाला मैदान हो जाएगा और दक्षिणी वाला भाग हो जाएगा, है ना। तो इसको हम कह देंगे ये पश्चिमी भाग है प्लस दक्षिणी भाग है, पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग। अगर आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वर्षा लगभग मानिए तो 110 से लेकर 120 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है ना। तो अगर आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की बात करें तो 110 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पर 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्राप्त होती है। क्लियर। तो साधारण आर्द्र उत्तर प्रदेश में क्या होगा? साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्राप्त होगी, और इधर आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्राप्त हो जाएगी। अब जरा देखते हैं कि हमारे यहाँ कितने मौसम हैं। तो हमारे यहाँ 3 मौसम हैं। एक है शीत ऋतु, फिर दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, और फिर तीसरा है हमारे पास वर्षा ऋतु। ठीक है ना। ये आज का लास्ट पार्ट होगा कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखते हैं जरा सा। तो अगर हम शीत ऋतु की बात करें, है ना, विंटर सीजन की बात करें, तो अक्टूबर से फरवरी तक। जरा देखते हैं। तो अगर हम शीत ऋतु की बात करें, विंटर सीजन की, तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। तो सबसे ठंडा महीना कौन सा माना जाएगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा जो महीना माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? जनवरी का। कौन सा माना जाएगा? जनवरी। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है जनवरी, और ये हो गया शीत ऋतु का पॉइंट। अच्छा, तो जैसे मानिए कि ये है। क्लियर। क्या देखा होगा? ठंडी में भी कभी कभी वर्षा हो जाती है। तो ठंडी में कभी कभी जो वर्षा हो जाती है ना, तो वो कैसे होती है? वो अरब सागर से उठने वाले मानसून, है ना, उत्तर पश्चिमी से उठने वाले मानसून से, है ना। तो जो यहाँ पर जो ठंडी के मौसम में वर्षा होती है वो नॉर्थ वेस्ट मानसून से होती है ना, जिसकी जो सीमा होती है 10 सेंटीमीटर तक की। क्लियर। 10 सेंटीमीटर वर्षा कुछ नहीं होती। अगर 100 लोग मिलकर नहा लें तो 10 सेंटीमीटर वर्षा खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। तो अगर पूछा जाए कि बताइए शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? उत्तर पश्चिमी मानसून से होती है ना। और यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं, चक्रवात जानते ही होंगे आप लोग, चक्रवात जानते होंगे, है ना, कि अंदर का जो क्षेत्र होता है वो गर्म होता है और जो बाहर का क्षेत्र होता है वो ठंडा होता है, जिसे बवंडर कहते हैं, है कि नहीं। हरे इसको कैसे समझा जाए? इसको अगर समझने लिए कहा जाए कि गांव में 2 लोग थे, 2 लोग आपस में लड़ गए तो गर्म हो गए ना। जब गर्म हो गए तो वो ऊपर उठेंगे थोड़ा सा,
जब कोई व्यक्ति ज़्यादा गर्म आ जाता है तो ऊपर ही उठता है, उसके कॉलर उठ जाते हैं आराम से ना। तो जब कोई व्यक्ति लड़ जाता है तो उसके कॉलर उठ जाते हैं, मतलब वो गर्म हो जाता है। जब जैसे गर्म हो जाता है तो अगल बगल के जो लोग ठंडे होते हैं वो उसको घेर लेते हैं, अरे भाई क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, है ना। फिर ये बवंडर उठता है ना, और बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है ना। तो जो चक्रवात होता है वो वर्षा लाता है ना। और जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो मौसम को साफ कर देते हैं। हम लोग इसको चक्रवात और एंटी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन वाले पार्ट में पढ़कर जाएंगे, है ना। तो चक्रवात, है ना, उत्तर पश्चिम मानसून से उठने वाले चक्रवातों की संख्या मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 होती है। याद रखिएगा कि जो शीत ऋतु में जो वर्षा उत्तर पश्चिमी मानसून से होती है उसमें चक्रवातों की मिनिमम संख्या कितनी होती है, 3 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, 5 होती है। इतने में कोई समस्या नहीं। चलिए, तो इस शीत ऋतु से इतने क्वेश्चन बनते थे। अगला पॉइंट ये है कि ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो मध्य मार्च से, है ना, मध्य जून, ग्रीष्म ऋतु की बात करी जाए तो मध्य मार्च से मध्य जून, है ना। और मध्य मार्च से मध्य जून, तो बताइए सबसे गर्म महीना जो होगा वो जून का ही होगा। क्लियर। तो सबसे गर्म महीना को कौन सा होगा, जून का होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो भारत है ना, वो किससे होकर गुजरती है, कर्क रेखा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा से भारत कुल कितने राज्य होकर गुजरते हैं, 8 राज्य होकर गुजरते हैं, है ना। कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य होकर गुजरते हैं, जिसमें, है ना, अब 8 राज्य जो होकर गुजरे हैं, तो अब कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत चमकता है, 21 जून को चमकता है। तो कर्क रेखा पर सूर्य जब 21 जून को लंबवत चमकता है तो सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ेगी, 21 जून को ही पड़ेगी, है ना। तो सबसे गर्म महीना क्या हो गया, जून हो गया। बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र बताइए, है ना। तो जो औसतन गर्म रहती है, जो औसतन जहाँ पर गर्म रहता ही रहता है वो वाला पार्ट है बुंदेलखंड वाला पार्ट। यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती रहती है ना। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आज गर्मी पड़ी फिर कल ठंडी पड़ी फिर गर्मी पड़ी, है ना। तो औसतन जो गर्म होता है वो बुंदेलखंड वाला पार्ट रहता है। क्लियर। क्यों? क्योंकि ये कर्क रेखा के समीप पड़ता है, क्योंकि कर्क रेखा के आसपास पड़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है, औसतन गर्म है। लेकिन अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है, तो हम लोग के पास 2 पॉइंट हैं, एक है आगरा और एक है मथुरा, एक है आगरा, है ना, और एक है झांसी। एक है आगरा और दूसरा क्या हो गया, झांसी होगी। जो बुंदेलखंड वाला पार्ट है झांसी, और आगरा वाला पार्ट जो है जो दिल्ली के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना। हर कह दिया जाए सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ेगी, सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ेगी, तो सबसे कम गर्मी पड़ेगी हमारी कहाँ पर, बरेली में। कहाँ पड़ेगी, बरेली में। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ पर पड़ेगी, तो बरेली में पड़ेगी। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, आगरा और झांसी में पड़ेगी। झांसी से क्वेश्चन याद आया, अगर उत्तर प्रदेश को ऐसे काट दो और उत्तर प्रदेश को अगर भारत को ऐसे काट दो बीच से और फिर इधर से काट दो, है ना, तो ये हो गया उत्तर दक्षिणी गलियारा और ये हो गया पूरब से पश्चिमी गलियारा। तो अगर भारत को अगर ऐसे काट दिया जाए, है ना, जो मिलान बिंदु है वो है झांसी। अगर भारत को ऐसे करके 2 भागों में काट दिया जाए, है ना, उत्तर पश्चिमी गलियारा और उत्तर दक्षिणी गलियारा और पूरब पश्चिमी गलियारा, तो जो मिलन बिंदु है वो क्या होगा, झांसी होगी। ध्यान रखिएगा इसको, है ना। तो गर्म क्षेत्र क्या हो गया, आगरा झांसी, और सबसे कम गर्मी क्या हो गई, बरेली हो गई। औसतन जो सबसे ज़्यादा गर्म है वो कौन सा क्षेत्र है, बुंदेलखंड। क्यों है, क्योंकि यहाँ एक कर्क रेखा के आसपास मौजूद होता है। इतने में कोई समस्या, है ना। सबसे बड़ा दिन कौन सा हो गया, 21 जून हो गया। ठीक। अब जरा देखते हैं वर्षा ऋतु की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वर्षा ऋतु की। तो जो वर्षा ऋतु है, ये, है ना, अंतिम सप्ताह जून के अंतिम सप्ताह से लेकर, है ना, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक, तो मानसून का प्रत्यावर्तन कब होता है, तो मानसून का प्रत्यावर्तन लौटना, मानसून का प्रत्यावर्तन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में मानसून का प्रत्यावर्तन कब होता है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। तो वर्षा ऋतु होती है अंतिम सप्ताह के, जून से अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक। क्लियर।
तो सबसे ज़्यादा वर्षा कब होगी? जुलाई और अगस्त के महीने में। सबसे ज़्यादा वर्षा होगी जुलाई और अगस्त के महीने में, है ना। तो अब जो वर्षा है वो उत्तर प्रदेश में वो होती कैसे, समझिएगा जरा सा। ये हो गया, है ना। तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो भाबर हो गया, इधर वाला जो पार्ट हो गया वो तराई वाला पार्ट हो गया, है ना। इधर वाला जो पार्ट हो गया वो बुंदेलखंड वाला पार्ट हो गया, और इधर वाला जो पार्ट हो गया वो पश्चिमी मैदान वाला पार्ट हो गया, और इधर वाला जो पार्ट होगा गंगा यमुना का मैदान वाला पार्ट हो गया, है ना। तो ये हो गया भाबर, ये हो गया तराई, ये हो गया गंगा यमुना का मैदान, ये हो गया बुंदेलखंड बघेलखंड वाला पार्ट, और ये हो गया पश्चिमी गंगा का मैदान, है ना। तो अब जो वर्षा होगी वो बंगाल की खाड़ी से होती है। क्लियर। अब ये जो बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाला मानसून है, तो बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाला मानसून है वो बिहार के मैदानों से होता हुआ, यूपी का बिहार है, तो बिहार के मैदानों से होता हुआ ये प्रवेश करता है उत्तर प्रदेश के मैदानों में। तो जब ये ऐसे करके प्रवेश करता है तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ करवा देगा? उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में और तराई क्षेत्रों में। और जब ये यहाँ वर्षा करा देगा तो जब ये आगे ऐसे बढ़ेगा तो वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। बात समझ आ रही है। और जो आर्द्रता है, जो गर्मी के दिनों में जो आर्द्रता होगी वो ऊपर की ओर होगी, है ना। तो जब जो आर्द्रता है वो जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो कम हो जाती है ना। तो अगर पूछा जाए कि आर्द्रता में गिरावट कैसे होती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर आने में आर्द्रता कम हो जाती है, पूरब से पश्चिम की ओर आने पर आर्द्रता कम हो जाती है, जिस कारण से इधर वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती, इधर वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती, तो इधर बगल में पड़ जाता है राजस्थान, वर्षा हो ही नहीं पा रही है। बात समझ आ गई हुई, है ना। तो इधर जो वर्षा नहीं हो पा रही है, तो राजस्थान से दो जिले हमने आपको सटे हुए बताए थे, एक बताया था आगरा, दूसरा बताया था मथुरा, है ना। तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होगी? मथुरा में होगी। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? गोरखपुर में होगी। या सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होगी? तराई क्षेत्रों में होगी। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होगी? पश्चिमी गंगा के मैदानों में होगी। बात समझ आ रही है। अगर इस पूरे उत्तर प्रदेश को हम 3 भागों में बांट दें, जैसा ये कर दिया पूर्वी, ये कर दिया मध्य, और ये कर दिया पश्चिम, है ना। तो अगर इसको हम पूर्व, मध्य और पश्चिम में बांटें तो वर्षा कितनी कितनी प्राप्त होगी, जरा इस पर चर्चा करते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। टी अब उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, है ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर और पूरब से पश्चिम की ओर आने पर, पूरब से पश्चिम की ओर आने पर, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, है ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है ना, जो आर्द्रता है यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर कम। बात समझ आ गई होगी, है ना। तो अब जब ऐसे आर्द्रता कम हो रही है और जो वर्षा, जो चक्रवात है, जो मानसून है, वो बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ मानसून है, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से यूपी को 80% वर्षा प्राप्त होती है, 80% वर्षा प्राप्त होती है। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से उत्तर प्रदेश को 80% वर्षा प्राप्त होती है। और इस मानसून को हम लोग कहते हैं पूर्वा। क्या कहते हैं? पूर्वा, क्योंकि अब पूर्व से प्राप्त हो रहा है तो नाम क्या रख दिया मानसून का? पूर्वा नाम धर दिया, है ना। और आर्द्रता इस प्रकार से घटती चली गई। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर हो जाएगी, है ना। तो सर्वाधिक वर्षा हो जाएगी गोरखपुर में। तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होगी? तो सबसे कम वर्षा होगी मथुरा में। और इसी को अगर हम दूसरे भाग में बोलें कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी, तो तराई क्षेत्र में होगी। तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होगी? पश्चिमी गंगा के मैदानों में होगी, पश्चिमी गंगा के मैदानों में होगी, है ना। तो ये हो गया इधर से शीत ऋतु। बात समझ आ रही है? सॉरी, वर्षा ऋतु। तो हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ ली और हम लोगों ने भौगोलिक क्षेत्रफल पर भी दृष्टि डाल ली। तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इस प्रकार पढ़ लिए।
तो आप बताइए कि वर्षा कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही है? तराई क्षेत्रों में। तो तराई क्षेत्रों में वर्षा सबसे ज़्यादा हो रही है, तो बताइए उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा वन भी कहाँ पाए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाएंगे? तराई क्षेत्रों में, है ना। और सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे सोनभद्र में। वनों से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अजीब प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 की रिपोर्ट आ गई है। उस प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश में कितने वन हैं, वनों का क्षेत्रफल कैसे काउंट करते हैं? एक होता है फॉरेस्ट एरिया और एक होता है फॉरेस्ट कवर। क्लियर? फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? जहां पर वन हो और चाहे ना हो, लेकिन वहां पर वन होने की उम्मीद है ना, उसको भी काउंट कर लेते हैं, है ना। और फॉरेस्ट कवर, सैटेलाइट को ऊपर उठाया, देखा यहाँ पर जंगल है, उसको भी कवर कर लिया। इनको कवर करने के बाद भी उत्तर प्रदेश और भारत में इतने कम वन बचे हैं क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के लिए वनों की कटाई होना जरूरी है। तो इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। हम लोग का जो चैप्टर होगा वो होगा वानिकी, है ना। तो इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस 5 क्वेश्चन के आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। जिसके पहले हमने आपको वीडियो पढ़ाया था तो उसमें कुछ बच्चों ने तो आंसर दे दिए थे और कुछ बच्चों ने आंसर दिए नहीं थे, है ना। तो वो अपने आप को शायद सोचते हैं कि नहीं हम बहुत होशियार हैं, ठीक है। आंसर दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हम आपका कमेंट पढ़ते नहीं हैं तो हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। आपने जो जो कमेंट किए हैं हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। रिप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है ना, उस बात के लिए सॉरी है क्योंकि उस समय क्लास में होते हैं, है ना। तो क्लास से निकलते तो हम लोग सारे कमेंट पढ़ लेते हैं और हम देखते हैं कि आप अगला वीडियो किसका मांग रहे हैं, ठीक है ना, और उसी पर फोकस किया जाता है। तो आपके सारे कमेंट वॉच होते हैं, आप परेशान मत होइएगा। रिप्लाई नहीं दे पाते उसके लिए खेद है जरा सा। तो क्वेश्चन हम जरा यहाँ से पूछते हैं कि जरा बताइएगा 1 2 3 4 और ये 5, है ना। ये 5 क्वेश्चन आज के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, आज के पेपर से, आज के चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश का तीसरा नाम, उत्तर प्रदेश का तीसरा नाम बताइएगा। नामकरण में उत्तर प्रदेश का तीसरा नाम क्या था? सबसे लंबी सीमा किस राज्य से है ना, और वो राज्य कितने जिलों को छूता है? क्लियर? अगला क्वेश्चन है ना कि सबसे बड़ा जिला कौन सा था भैया? सबसे बड़ा जिला, अच्छा चलो जिलों की बात तो हम लोग बाद में ही करेंगे। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हो गया हापुड़, है ना। तो जिलों की बात चलो हम बाद में करेंगे। जिला, मंडल, तहसील, गांव, नगर निगम, नगर पालिका सब बाद में देखेंगे। तो सबसे लंबी सीमा किस राज्य से छूती है और उसमें कुल कितने जिलों को स्पर्श करता है? नेपाल, है ना। नेपाल कुल कितने जिलों को छूता है? और इसके बाद पूर्वी जिला कौन सा बताया हमने और पश्चिमी जिला कौन सा बताया? क्लियर? अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे कम गर्मी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होगी? और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बताइए सबसे कम वर्षा कहाँ पर होगी? और अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश को 80% की वर्षा, है ना, जिस मानसून से प्राप्त होती है उस मानसून का नाम क्या है? क्लियर? तो आपको ये 6 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि उत्तर प्रदेश का तीसरा नाम बताइए, सबसे लंबी सीमा किस राज्य से जुड़ी है ना, और इसके बाद वो राज्य कुल कितने जिलों को स्पर्श करता है, सबसे कम गर्मी नेपाल कितने जिलों को छूता है, और उसका पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, और उत्तर प्रदेश को जो 80% वर्षा प्राप्त होती है वो किस मानसून से, और उस मानसून का नाम बताइए। क्लियर? तो आज के यूपी के लेक्चर में लोग इतने रखते हैं। फिर अगले टर्न पे हम लोग वनों के बारे में पढ़ेंगे, वन्य जीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, थैंक यू।